हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का फिजिक्स का पार्ट नंबर 28, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 28। इससे पहले दोस्तों आपको 27 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। और आज भी दोस्तों यहाँ पर आप खास क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से आप टॉपिक को देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, और एक कॉपी और पेन लेके दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करते रहेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे दिखता है, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? यानी कि आपको बताना है द टेम्परेचर ऑफ अ सन इज मेजर्ड विद। यदि आप बात करें दोस्तों सन के टेम्परेचर की, तो आप देखते हैं दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे पायरोमीटर का। यहाँ पर आपको दिया गया है बी वाला पायरोमीटर का दोस्तों। यह दोस्तों एक प्रकार की नॉन कॉन्टैक्टिंग डिवाइस है। ये क्या हो जाएगी, नॉन कॉन्टैक्टिंग डिवाइस होती है। यानी कि दोस्तों ये वस्तु को टच नहीं करती है, बल्कि बिना टच किए ही वस्तु का तापमान बताती है। ये कैसे बताती है, आप देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। माना यहाँ पे आपके पास में ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट दोस्तों जितना भी हीट को एमिट करेगी, यानी कि हीट एमिटेड बाई ऑब्जेक्ट, यानी एमिट करने का मतलब है उत्सर्जित करना, यानी जितना भी ऊष्मा को दोस्तों उत्सर्जित करेगी उसी को मेजर करता है पायरोमीटर। यानी कि यहाँ पर एक इस पर बेस है दोस्तों, ये हीट के एमिशन पर बेस यहाँ पे आधारित है। यानी कि सरफेस के द्वारा जितना भी दोस्तों हीट का एमिशन होगा उसको मेजर करने का काम करता है पायरोमीटर। पायरोमीटर को दोस्तों कभी कभार यहाँ पे लिख के दिया रहता है रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन पायरोमीटर लिख के भी दिया होगा तो आप ध्यान देंगे, वहाँ पर जो भी दिया होगा वहाँ पर आप टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। और यदि आप बात करें दोस्तों प्लेटिनम थर्मोमीटर की, इनको भी आप देख लीजिए एक बार। यदि आप बात करें प्लेटिनम थर्मोमीटर, इसमें दोस्तों एक प्लेटिनम वायर का, प्योर प्लेटिनम वायर का आप यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के तौर पे आप दोस्तों यहाँ पर मेज़र करते हैं हीट को। तो यहाँ पर आपने देख लिया प्लेटिनम थर्मोमीटर। वैसे दोस्तों यदि आप गैस थर्मोमीटर की बात करें, जो गैस थर्मोमीटर होता है, यहाँ पर दोस्तों आप किसी गैस के वॉल्यूम एंड प्रेशर के वेरिएशन को देखते हैं। यानी कि किसी गैस के दोस्तों आयतन और दाब में जो परिवर्तन होगा दोस्तों उसको आप देखते हैं। तो उसके आधार पे यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का या फिर आप गैसों का दोस्तों इसके द्वारा क्या निकालते हैं, टेम्परेचर को निकालते हैं। और वैसी बात करें दोस्तों वेपर प्रेशर थर्मोमीटर की, तो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं जो आपका वेपर प्रेशर थर्मोमीटर है। यहाँ पर दोस्तों आप यूज़ करते हैं वोलेटाइल लिक्विड का। एक वोलेटाइल लिक्विड होता है और इसमें दोस्तों आप वेपर प्रेशर के माध्यम से, यानी कि जो वेपर प्रेशर होगा वोलेटाइल लिक्विड का, यानी उसकी वाष्प दाब जो होगी दोस्तों, उसके आधार पर टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सारी डिवाइस की प्रॉपर्टी को याद रखेंगे और इनके आधार पर किनका मेज़र किया जाता है आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक गैस समतापीय प्रक्रम में विस्तारित की जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा, यानी कि आपको बताना है इफ़ अ गैस एन आइडल गैस आइसोथर्मली एक्सपेंडेड इट्स इंटरनल एनर्जी विल। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप किसी आइडल गैस को एक्सपेंड करते हैं, कौन सी वाली कंडीशन है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, यानी कि तापमान को आप कांस्टेंट करते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा, आपको इसको बदलना नहीं है। ओनली प्रेशर और वॉल्यूम ही दोस्तों वेरी करेंगे। यानी कि यदि आप कंप्रेस करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा, और यदि आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। पहले वाले केस में कम हो जाएगा और वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी की बात करें, यानी कि आंतरिक ऊर्जा की बात करें, ये दोस्तों ओनली वेरिएबल होती है
जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा आप कहते हैं इसको, आंतरिक ऊर्जा, यह दोस्तों केवल वेरिएबल होती है। इट इज ओनली वेरिएबल ऑफ टेम्परेचर, या फिर आप कह सकते हैं इट इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि दोस्तों केवल और केवल तापमान की ही फंक्शन होती है, यानी कि तापमान पर ही डिपेंड करती है। तो इससे आपको क्या मालूम होता है, आइसोथर्मल कंडीशन है जहाँ पे टेम्परेचर क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर यदि कांस्टेंट होगा दोस्तों तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर देंगे आप, सी वाला कर देंगे, रिमेन द सेम। तो रिमेन द सेम यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आराम से आप सी में टिक कर देंगे। और अगर इससे अदर कोई प्रक्रम होते हैं दोस्तों, एडिबैटिक हो या फिर आपका आइसोबारिक हो, तो उनमें दोस्तों क्या होगा, कंप्रेस करने में और एक्सपेंड करने में आप इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक गैस किसके नज़दीक एक आदर्श का आचरण करती है, यानी कि आपको बताना है अ गैस बिहेव्स एज आइडल गैस मोर क्लोजली एट, यानी कि आपको बताना है कोई सामान्य गैस है, माना दोस्तों आपके पास में कोई रियल गैस है, आपको बताना है किसके क्लोज में दोस्तों ये आइडल गैस की तरह, आइडल गैस यानी कि आदर्श गैस की तरह आचरण करेगी, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर इसके लिए आपको मुख्यतः पता होना चाहिए जो आइडल गैसें होती हैं उनका बिहेव कैसा होता है। आइडल गैसों में दोस्तों मुख्यतः आपको दो कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन दोस्तों इनमें क्या होती है, इनके अंदर जो गैस के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों उनको आप क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, यानी कि आप उनको नकार देते हैं, एक प्रकार से आप अवॉइड कर देते हैं, यानी कि बहुत ही कम दोस्तों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, यानी कि आंतरिक आणविक बल होंगे जो कि गैस के अणुओं के बीच में लगेंगे। पहली कंडीशन होती है। और सेकंड कंडीशन है दोस्तों, इनमें जो बीच का स्पेस होता है, यानी कि स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज लार्ज एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल, एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल आप कह देंगे, यानी कि दोस्तों जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो बीच का गैपिंग होती है, यहाँ पर आप गैप देखते हैं यानी कि रिक्ते देखते हैं, या फिर आप इसको स्पेस कह सकते हैं। तो जो स्पेस होगा दोस्तों गैस मॉलिक्यूल के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि इनको आप एक प्रकार से स्थान के सामने नगण्य कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यदि आप दो कंडीशनों के पास में दोस्तों एक रियल गैस को ले आते हैं, एक वास्तविक गैस को ले आते हैं दोस्तों, तो वो आदर्श गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप गैस को दोस्तों यदि आपको देखिए ज़्यादा स्पेस देना है, मान लीजिए आपके पास में कोई गैस है, यदि आपको इनके बीच के यहाँ पर दूरी को बढ़ाना है दोस्तों, यानी स्पेस को बढ़ाना है, तो क्या कर देंगे आप, यहाँ पर आप प्रेशर को कम कर देंगे, यानी कि दाब को दोस्तों आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी लो कर देंगे दोस्तों। और यदि आपको इनके मूवमेंट को बढ़ाना है, यानी कि इसके इंटरनल फोर्सेस को दोस्तों कम करना है, तो आप इसके मूवमेंट को बढ़ा देंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को दोस्तों आप बढ़ा देंगे और पोटेंशियल आपकी कम हो जाएगी। तो काइनेटिक को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप टेम्परेचर को दोस्तों आप क्या कर देंगे, यानी ताप को आप क्या कर देंगे, आप हाई कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे। तो इससे आपको क्लियर पता लगता है दोस्तों लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है। यदि आप ऐसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो जो गैसेज होती हैं दोस्तों आदर्श गैस की तरह बिहेव करने लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको पहला ही दिखता है, देखिए निम्न दाब उच्च ताप, या फिर आप कह सकते हैं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक आदर्श कृष्ण पिंड की अवशोष्य क्षमता होती है, यानी कि आपको बताना है द एब्जॉर्बिटिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज। यहाँ पर बात करें दोस्तों यदि आप ब्लैक बॉडी की यानी कृष्ण पिंड की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बात करनी है एब्जॉर्बिटी की, एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करनी है, यानी कितना दोस्तों अवशोषण कर सकता है उसकी क्षमता की यदि आप बात करें तो ये क्या होती है दोस्तों, एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए कोई ब्लैक बॉडी यहाँ पे है, ब्लैक बॉडी है,
तो यदि आप इसके एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करें तो ये रेशियो होता है दोस्तों, जितनी हीट आपने यहाँ पे दी है, यानी कि आप कहेंगे जो आपने दोस्तों यहाँ पे इंसिडेंट यहाँ पर आपने हीट को दिया और जितना दोस्तों इसने एब्जॉर्ब किया, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो वही क्या होती है दोस्तों, एब्जॉर्प्टिव पावर होती है। यानी कि आप यहाँ पर कर देते हैं हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी एट सर्टेन टाइम, कोई आप ले लेंगे यहाँ पर कोई भी टी टाइम में, माना इतनी दोस्तों यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब किया और डिवाइड कर देंगे आप जो हीट आपने दोस्तों यहाँ पे इंसिडेंट की, यानी कि यहाँ पर आपने दी, यानी कि हीट एब्जॉर्प्शन, और डिवाइड कर देंगे दोस्तों आप इंसिडेंट हीट। तो यही दोस्तों क्या दिखाती है, एब्जॉर्प्टिव पावर को दिखाती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहने का मतलब है ऐसी बॉडी दोस्तों जो कि जितनी भी हीट आप उसके ऊपर देंगे सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज या सारी वेवलेंथ की दोस्तों वेवों को या फिर आप कहें टेम्परेचर को दोस्तों ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी को दोस्तों आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, यानी एक प्रकार से आदर्श कृष्ण पिंड कहते हैं। तो ऐसी बॉडी की यदि आप बात करेंगे दोस्तों तो आपने जितनी भी हीट दी है वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, जो अवशोषित हुई है और जो यहाँ पे उत्सर्जित की गई है, या फिर आप कहेंगे जो यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर आप दोस्तों इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे ए वाले में, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेखीय संवेग संरक्षण का पर कौन सा कार्य करता है, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला डिवाइस रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। यानी कि आपको पूछा गया है विच वन वर्क ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पे यहाँ पर कौन सी वाली डिवाइस दोस्तों कार्य करती है आपको बताना है। यदि आप बात करें दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, माना आपके पास में m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे दोस्तों v वेलोसिटी के साथ में गति कर रहा है, तो जो मोमेंटम होता है दोस्तों वो आपका p इक्वल टू होता है mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, p इक्वल टू mv होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, माना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है m1 मास की और वेलोसिटी v1 है, और आगे जाने के बाद दोस्तों t टाइम के बाद में m2 मास हो जाता है, v2 वेलोसिटी हो जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है दोस्तों, ये और ये आपके दोनों का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहता है, यानी कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होता है। इससे आपको क्या मालूम होता है, यदि आप मास में चेंज करेंगे दोस्तों तो वेलोसिटी उसी अनुपात में चेंज हो जाती है, ताकि दोनों का मान बराबर हो जाए। यानी इसको आप कम करेंगे तो ये आपकी उसी अनुपात में ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपकी प्रोपेलेंट होते हैं, खासतौर पे प्रोजेक्टाइल होते हैं, जो प्रोजेक्टाइल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर गन को ले सकते हैं या आप रॉकेट को ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इनमें एक प्रकार से एक फ्यूल होता है, दोस्तों। रॉकेट को यदि आप देखें तो ये फ्यूल क्या करता है दोस्तों, लगातार अंदर ईंधन जो होता है ये बर्न करता है, और बर्न करने से यहाँ पर जो मास होता है लगातार उसका कम होता है, और साथ में दोस्तों अंदर का जो यहाँ पर जो गैसों का मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि गैसों का मूवमेंट ज़्यादा होता है और बाहर दोस्तों कम होता है, तो इससे क्या होगा, जो बाहर की गैसेज होंगी वो भी आपकी एक प्रकार से ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर इक्वल m1 v1 माना चाहेंगी, यानी कि समान संवेग माना चाहेंगी। तो इसी कारण दोस्तों यहाँ पर गति पैदा होती है, और यही प्रिंसिपल आपका सारी प्रोजेक्टाइल में लगता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही यहाँ प्रिंसिपल लगता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे रॉकेट में। और वैसे दोस्तों यदि आपको दिया होगा न्यूटन मोशन थर्ड लॉ दिया होगा दोस्तों, तो वहाँ भी आप टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों ही एक ही चीज़ को बताते हैं। तो यहाँ पर आपका टिक हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कांच के टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है, यदि वह टूट जाए तो इसका संभव कारण है। यानी कि आपको बताना है अ पीस ऑफ ग्लास इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड देन अलाउड टू कूल, इफ इट क्रैक्स द पॉसिबल रीज़न। आपको बताना है इनमें से क्या होगा। यानी कि दोस्तों आपने कोई कांच का पीस लिया, यहाँ पर आपने ग्लास का कोई पीस लिया दोस्तों, और आपने इसको हाई टेम्परेचर तक दोस्तों आपने क्या किया, यानी उच्च ताप तक आपने इसको गर्म किया, और बाद में दोस्तों आपने इसको कूल कर दिया, यानी ठंडा कर दिया।
तो ये बीच में दोस्तों यदि ब्रेक हो जाता है यानी क्रैक हो जाता है दोस्तों, तो इसका पॉसिबल रीज़न क्या होगा यानी संभव कारण क्या होगा आपको बताना है। यदि आपको ग्लास के बारे में दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉमन इन्फॉर्मेशन। ग्लास क्या है दोस्तों, एक प्रकार का नॉन क्रिस्टाइल एमॉर्फस सॉलिड है। देखिए दोस्तों आपके एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टाइल। यहाँ पर आप थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। यदि आप यहाँ पे देखें दोस्तों, ये आपके पास में फिगर है और वैसे आप यहाँ पे देखें यदि यहाँ पर आप देखते हैं ये आपकी दो फिगर हैं। तो पहला वाला दोस्तों आपका क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन आपका है, और सेकंड वाला आपका नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस है। एमॉर्फस कहने का मतलब होता है दोस्तों इनकी जो एक प्रकार से रेगुलेटिविटी होती है, जो स्ट्रक्चर की रेगुलेटिविटी होती है दोस्तों, ये लैक हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं एक प्रकार से दोस्तों जो सतत इनका आकार होता है, संरचना होती है, उसको खो देते हैं। यानी यहाँ पर छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा है, और यहाँ पे देखिए समान आकार के हैं। तो ये कांच दोस्तों आपका इस प्रकार की प्रॉपर्टी वाला होता है। और इनकी क्या खासियत होती है दोस्तों, इनकी जो हीट कंडक्टिविटी होती है, जो दोस्तों यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी आप कह सकते हैं, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि आप कहेंगे ऊष्मा चालकता जो होती है दोस्तों, ऊष्मा चालकता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी लो होती है दोस्तों, ड्यू टू एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कांच जब ठंडा होगा तो वहाँ पर देखिए चालकता का अभाव होने के कारण, यानी कि यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी लो होने के कारण ब्रेक कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्लियर नाइट आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट बिकॉज ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप थोड़ा सा इसके रीज़न को जानेंगे। आपको कहा गया है जो बादल वाली रातें होती हैं दोस्तों वो ज़्यादा गर्म होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो साफ़ रातें होती हैं। यहाँ पर आप अर्थ को ले लेंगे। यदि आप बात करें दोस्तों डे की, डे यानी कि दिन की बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों लगातार क्या होता है, जो अर्थ होती है दोस्तों हीट को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि अवशोषित करती है। और जब रात होगी यानी कि नाइट की बात करें, तो ये अर्थ दोस्तों क्या करती है, हीट को एमिट करती है, एमिटेड हीट रेडिएशन। तो यहाँ पर ऊष्मा को दोस्तों लगातार उत्सर्जित करेगी। तो इससे क्या होता है दोस्तों, देखिए यदि यहाँ पर बादल हैं, यदि क्लाउडी नाइट है, तो जो हीट ऊपर को जाएगी दोस्तों रात के समय में, बादलों के द्वारा दोबारा से क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी कुछ भाग दोस्तों, और कुछ पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब भी होगा, और दोस्तों रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद में दोबारा से यहाँ पे जो हीट होगी दोस्तों दोबारा से यहाँ पर आएगी, अर्थ में आएगी, और इससे क्या होगा, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा वो गर्म होगा। और यहाँ पे देखिए यदि आप बात करें साफ आसमान की दोस्तों, यानी कि क्लाउड यहाँ पर नहीं है, तो जो रेडिएशन होगा दोस्तों सीधा ऊपर की ओर चला जाएगा। इससे आपका क्या होगा, जो हीट थी दोस्तों जो कि रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी या एब्जॉर्ब हो रही थी बादलों के द्वारा, वो नहीं हो पाएगी। तो इससे दोस्तों यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। और यही रीजन आपका होता है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको दिखता है रेडिएशन, यानी कि विकिरण। तो विकिरण के कारण दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसकी दिशा को बताने में प्रयुक्त होता है। यानी कि आपको बताना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आप बात करें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, ये क्या बताता है दोस्तों। यहाँ पर आप पहले देखेंगे, माना यहाँ पर आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर दोस्तों आपके पास में कोई कंडक्टिंग सर्किट है, यानी कोई चालक है दोस्तों आपके पास में, चालक परिपथ है। यदि आप दोस्तों कंडक्टिंग सर्किट को यहाँ पे लाते हैं, यानी कि आप फोर्सली यहाँ पे लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इस पर एक प्रकार का फोर्स अप्लाई होता है। यानी कि जो सर्किट होगी दोस्तों उस पर एक प्रकार से फोर्स अप्लाइड होगा। और फोर्स अप्लाइड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से एक दोस्तों करंट जनरेट होती है। करंट यानी कि आप इसको कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट
जनरेट होती है, यानी कि एक प्रकार से दोस्तों प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आपको मालूम होगा दोस्तों, जब आप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को लाते हैं दोस्तों, तो उसमें एक प्रकार से करंट जनरेट होती है। और सेम केस होता है दोस्तों, यदि आप किसी चालक के पास में मैग्नेट को लाएं तो वहाँ पे एक प्रकार से करंट जनरेट होती है। तो इसी को दोस्तों आप इंड्यूस करंट कहते हैं। तो यदि आपको इसकी डायरेक्शन को बताना है, जो प्रेरित धारा है दोस्तों, यदि आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको दाएं हाथ को कैसे रखना है, देखेंगे आप थोड़ा सा। ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, और ये दोस्तों मिडल फिंगर है, और दोनों को आप अंदर की ओर मोड़ देंगे, बची हुई जो 2 उंगलियां हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका थंब जो होगा, और ये आपका जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडल फिंगर है, ये दोस्तों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि आपस में क्या होंगे दोस्तों, राइट एंगल पर होंगे, या फिर आप कह सकते हैं 90 डिग्री पर होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला जो दिखाएगा, ये दिखाता है मोशन को, यानी कि जो आपने कंडक्टर को आप जिधर की ओर मोशन कर रहे होंगे, ये उसको दिखाएगा, गति को दिखाएगा। और ये आपका दिखाता है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। और जो मिडिल फिंगर दिखाएगी दोस्तों, इंड्यूस करंट को दिखाएगी, यानी कि आप यहां से निकाल लेंगे जो प्रेरित धारा है दोस्तों, उसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, जहां की ओर हमारी जो मिडल वाली फिंगर है, यानी कि जो मध्य वाली उंगली है दोस्तों, वहां की ओर डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप देखते हैं यहाँ पे सी वाला, इंड्यूस्ड करंट में दोस्तों आप टिक कर देंगे, यानी प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ ही बने रहेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।